एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का। और पेंडुलम कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे तुमने देख रखा होगा। पेंडुलम में बस एक भारी सा ऑब्जेक्ट होता है। इसका मास मान लो कि कुछ m है और इसे हम एक रस्सी से बांध के छत से लटका देते हैं। तो मान लेते हैं कि इस रस्सी की लंबाई है l। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के थोड़ी दूर खींचूं और फिर छोड़ दूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑसिलेट करने लगेगा। ये इस पोजीशन से जाएगा, यहाँ आएगा और फिर ये वापस ऐसे ही गोल गोल चक्कर काटते रहेगा। और इसलिए इसके मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि पेंडुलम के नाम के पहले सिंपल क्यों लगा हुआ है, इसमें सिंपल क्या है। तो वैसे एक पेंडुलम के मोशन को स्टडी करना बहुत ही सिंपल होता है। अब अगर इसी पेंडुलम में मैं एक रस्सी बांध के दूसरा पेंडुलम लगा देता तो इस पेंडुलम के मोशन को पढ़ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर तुमने ऐसा पेंडुलम डबल पेंडुलम नहीं देखा है तो तुम यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। उसका मोशन बिल्कुल भी अजीबोगरीब मोशन होता है और इसलिए हम एक बॉब वाले पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में जब भी बॉडी को तुम इक्विलिब्रियम से दूर लेके जाओ तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है बॉडी पे, जो कि उसे वापस लाने की कोशिश करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। वैसे यहाँ भी जब मैं बॉब को इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वैसे ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी क्योंकि जब बॉडी यहाँ पे होगी, जब ये बॉब यहाँ पे होगा तो उस पर टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ और mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो रेस्ट केस में ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसमें नेट फोर्स हो जाएगा 0 का। अब अगर इस पोजीशन से मैं थोड़ा सा इसे ऊपर लेके जाऊं तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम पे। वैसे ही अगर मैं बॉडी को इधर ले जाऊं तो ग्रेविटी का फोर्स फिर से इसे वापस इक्विलिब्रियम पे ही लाने की कोशिश करेगा। तो पहली चीज तो ये कि इस बॉडी पे हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जो कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। मतलब कि अगर मैं इसे और ऊपर तक लेके जाता तो इस पे जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होता, ग्रेविटी के फोर्स के कारण जो टॉर्क लग रहा होता, वो इसे और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करता इक्विलिब्रियम पे, और भी ज्यादा टॉर्क लग रहा होता। तो इसलिए रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात ये कि इसकी जो मोशन है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के इक्वेशन को फॉलो करती है। और वो इक्वेशन हमने पिछली बार देखा था, कुछ ऐसा आता है x एज अ फंक्शन ऑफ t, जहां पे x जो है वो लीनियर पोजीशन है बॉडी की फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस वाज इक्वल टू a वाज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दिस वाज मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ सम एंगल। अब कॉस या फिर साइन दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, यहां हमने कॉस लिख रखा है। और आर्ग्यूमेंट के अंदर है हमारे पास 2π/T, जहां पे कैपिटल T है पूरी की पूरी टाइम पीरियड बॉडी की, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ t जो कि टाइम है, जो कि वेरिएबल है, जिसका फंक्शन है ये पूरा चीज, प्लस फाई, ये हो गया फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज जो कि बॉडी का था। वैसे हम इसके बिना भी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अभी मैं इसे हटा देता हूं। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम सिंपल पेंडुलम के मोशन को पढ़ने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के मोशन को पढ़ने के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बजाय अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करूं तो वो ज्यादा सिंपल होगा। यहाँ पे देखो, ये जो एंगल कवर कर रही है बॉडी वो मुझे दे देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है इक्विलिब्रियम की पोजीशन। और अगर मैंने बॉब को पकड़ के 30 डिग्री तक खींच दिया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई 30 डिग्री। फिर अगर मैं बॉब को छोड़ूं तो बॉब थोड़ा पास में आएगा, यानी कि 20 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, फिर और पास 10 डिग्रीज का एंगल। फिर इक्विलिब्रियम पे जब ये आ जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 डिग्रीज। फिर जब ये इधर जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कह देंगे -10 डिग्रीज। फिर थोड़ी दूर और गया तो -20 और फिर -30 डिग्रीज। तो इस केस में क्योंकि हमारा बॉब जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को मेजर करना ज्यादा बेटर होगा। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में। एक्स की जगह पे जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे हम लिख देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा विल बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड के। अब एम्पलीट्यूड क्या था? एम्पलीट्यूड था मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब उसकी जगह पे हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मैं बॉब को पकड़ के 30 डिग्री तक ले आऊं तो 30 डिग्री हो जाएगी मेरी एम्पलीट्यूड, या फिर अगर मैं बॉब को पकड़ के 20 डिग्री लाता तो मेरी एम्पलीट्यूड होती 20 डिग्री की। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए की जगह पे थीटा मैक्सिमम, जो मैक्सिमम एंगल होगा, जिस मैक्सिमम एंगल पे लाके मैं बॉब को छोड़ रहा हूं वही एंगल हो जाएगा मेरा एम्पलीट्यूड। अब ये पूरी चीज मल्टीप्लाइड है कॉस से, कॉस ऑफ 2π/T, जहां पे T टाइम पीरियड है, यानी कि एक पूरे चक्कर में जो समय लगा। बॉडी ने यहाँ मोशन चालू किया एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर वो गई इक्विलिब्रियम पे और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस इक्विलिब्रियम और फिर से वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ गई। तो ये तो था पूरा एक चक्कर।
और इसमें जो समय लगा उसे हम कह देंगे टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के बाद बॉडी अपनी मोशन को रीसेट कर देती है, बॉडी फिर से उसी पाथ पे जाएगी और उसी दिशा में जाएगी, और ये मोशन वो हर एक टाइम पीरियड के बाद रीसेट करती जाएगी। तो ये तो था कैपिटल टी, और ये मल्टीप्लाइड है स्मॉल टी के साथ। स्मॉल टी यहाँ पे एक वेरिएबल है। इस इक्वेशन में अगर तुम्हें बॉडी की पोजीशन का पता लगाना है किसी भी टाइम पे, तो इस इक्वेशन में तुम टाइम की वैल्यू डालना और ये इक्वेशन तुम्हें पोजीशन बता देगी। लेकिन एक सरप्राइज वाली बात ये है कि इस इक्वेशन से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो प्रैक्टिकल थीटा से थोड़ी सी अलग होने वाली है, थोड़ा सा एरर होने वाला है इन दोनों के बीच में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो असल में कंप्लीटली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं है, इसलिए इन दोनों में थोड़ा एरर आता है। और ये जो एरर है प्रैक्टिकल और इस इक्वेशन की वैल्यू में, वो डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड कितना बड़ा है। अगर तुम छोटा एम्पलीट्यूड लो, 20 डिग्रीज का अगर एम्पलीट्यूड लो या फिर उससे छोटा एम्पलीट्यूड लो, तो उस केस में जो एरर आएगा, जो इन दोनों में अंतर आएगा, वो 1% से भी कम होने वाला है। लेकिन अगर वहीं तुम इस एम्पलीट्यूड को बढ़ा दो, 60-70 डिग्री का अगर एम्पलीट्यूड ले लोगे, तो जो एरर आएगा वो 10% के अराउंड एरर आएगा। तो हम ये जानते हैं कि छोटे एम्पलीट्यूड्स के लिए सिंपल पेंडुलम के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन अज्यूम करना अच्छा होता है, ठीक होता है, और इस इक्वेशन का हम बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एरर बहुत ही कम आएगा। लेकिन बड़े एंगल्स में ये एरर ज़्यादा बढ़ जाता है और जो नंबर्स आते हैं वो बहुत ही अलग अलग आ जाते हैं। तो आओ इस अजम्पशन को मान के हम क्या करते हैं, इस मोशन को समझने की कोशिश करते हैं और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो टाइम पीरियड किस चीज़ पे डिपेंड करता होगा? अगर मुझे इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बदलना हो तो मुझे क्या बदलना चाहिए? तो मेरा पहला गेस है कि हो सकता है टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करे। अगर मैं मास को यहाँ पे बढ़ा दूं, इस बॉब की मास को बढ़ा दूं, तो तुम में से कुछ लोग सोच रहे होगे कि बॉब का इनर्शिया बढ़ गया है, यानी कि अब बॉब को एक्सेलरेट और डिसेलेरेट करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। यानी कि बॉब जो एक चक्कर पूरा करने में अब ज़्यादा टाइम लेगी, यानी कि टाइम बढ़ जाएगा अगर मास बढ़ेगा तो। टाइम इज डायरेक्टली रिलेटेड, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास। ये हमारा एक अजम्पशन हो सकता है। लेकिन तुम में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होगे कि अगर मास बढ़ता है तो यानी कि बॉब पे जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी वो भी बढ़ जाएगी, और अगर ग्रेविटी की फोर्स बढ़ेगी यानी कि जो फोर्स इसे रिस्टोर कर रहा है, जो इसे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, वो बढ़ गया है। यानी कि ये बहुत ही तेजी से अब स्विंग करेगा, और अगर ये तेजी से स्विंग करेगा तो यानी कि अपना ये चक्कर बहुत ही जल्दी पूरा करने लगेगा, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो घट जाएगा। तो इस केस में हमारे पास आ रहा है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली रिलेटेड टू मास। अगर मास बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड घट जाएगा। तो असल में होता क्या है कि ये दोनों जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और टाइम पीरियड मास से इंडिपेंडेंट आता है। अगर तुम मास बढ़ाओ या घटाओ तो बॉडी की, इस पेंडुलम की टाइम पीरियड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर तुम एक गार्डन में हो और एक स्विंग पे बैठे हुए हो, एक झूले पे बैठे हुए हो, तो तुम्हारा जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल भी बराबर होगा। अगर वहीं तुम्हारी जगह पे उस झूले पे कोई 5 साल का बच्चा बैठ गया हो, उसका भी टाइम पीरियड और तुम्हारा भी टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल ही बराबर आएगा। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि मास क्या है तुम्हारा या उस बच्चे का। सो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। तो फिर किस चीज पे डिपेंड करती है टाइम पीरियड? तो यहाँ हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लिया है, और इस फॉर्मूले को हम बाद में डिराइव करने वाले हैं क्योंकि इसमें कैलकुलस का इस्तेमाल होगा। आओ पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π इंटू रूट ओवर L/G। अब ये जो L है वो इस रस्सी की लंबाई है जो कि एक्सिस से इस बॉब की दूरी है, और यहाँ पे जो G है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब अगर ये पूरा सेटअप धरती की सतह के पास में है तो G की वैल्यू हो जाएगी 9.8, और अलग अलग प्लैनेट्स पे G की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार टाइम पीरियड डिपेंडेंट है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे। अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ जाए, यानी कि बॉब कहीं इतनी दूर पे आ जाए, तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, बॉब को एक कंप्लीट चक्कर काटने में ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर वहीं यहाँ पे लेंथ ये घट जाए, बॉब कहीं यहाँ पे आ जाए, तो टाइम पीरियड बहुत ही कम लगेगा, ये बॉब एक कंप्लीट चक्कर बहुत ही जल्दी लगा लेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, यहाँ पे हमारा जो बॉब है वो एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और अगर हम रोटेशन की बात करें तो एक क्वांटिटी के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे क्योंकि हम बॉब को एक पॉइंट मास मान सकते हैं जो कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr², जहाँ पे ये जो r है वो एक्सिस से दूरी है उस पॉइंट मास की, और यहाँ पे जो दूरी है एक्सिस से बॉब की वो तो l है। तो मैं r को मिटा के लिख दूंगा यहाँ पे ml²। तो देखो, अब इस फॉर्मूले के अनुसार अगर l बढ़ता है, ये दूरी बॉब की एक्सिस से बढ़ती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉब का बढ़ जाएगा, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा।
इसका मतलब इस बॉब को एंगुलरली एक्सेलरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस बॉब की एंगुलर वेलोसिटी में बदलाव लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये बॉब देखो यहाँ से एक्सेलरेट कर रही है, फिर मीन पोजीशन को जब ये क्रॉस करती है तो ये डिसेलरेट करती है। अब इस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में, इस एंगुलर वेलोसिटी के बदलाव में बहुत ही मुश्किल आने वाली है। इसका मतलब इस बॉब को बहुत ज़्यादा समय लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब एक चक्कर का जो टाइम है यानी कि टाइम पीरियड वो बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर लेंथ बढ़ता है पेंडुलम का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे जो बॉब है वो रोटेट क्यों कर रहा है? बॉब रोटेट कर रहा है टॉर्क के कारण, और टॉर्क लगता है फोर्सेस के कारण। तो यहाँ इस बॉब पे दो ही फोर्स होंगे। एक फोर्स होगा टेंशन का फोर्स, ये हो गया टेंशन का फोर्स, और एक फोर्स वर्टिकली डाउन लगेगा, ये है ग्रेविटी का फोर्स। अब टेंशन का फोर्स तो एक्सिस के थ्रू ही पास कर रहा है, तो इसके कारण कोई टॉर्क तो लगने वाला नहीं है, केवल टॉर्क लगेगा ग्रेविटी के फोर्स के कारण। तो लिख लेते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, और एफ है ग्रेविटी का फोर्स इंटू साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे जो आर है वो डिस्टेंस है बिटवीन एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और एक्सिस के बीच की दूरी को हम आर बोल रहे हैं, और वो दूरी तो हमें दी हुई है एज एल। तो यहाँ मैं आर को मिटा के लिख दूंगा कैपिटल एल। तो यानी कि इस फॉर्मूले के अनुसार अगर लेंथ बढ़े तो टॉर्क बढ़ना चाहिए, यानी कि बॉब पे ज्यादा टॉर्क लगेगा अगर लंबाई बढ़ती है पेंडुलम की तो, और अगर टॉर्क बढ़ता है इसका मतलब इस पेंडुलम को रोटेट करना उतना ही आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि टॉर्क ही तो मदद कर रहा है इसे रोटेट करने में। और अगर इसे रोटेट करना आसान हो जाएगा तो यानी कि ये पेंडुलम जल्दी जल्दी चक्कर पूरा करेगी, और अगर एक चक्कर कम समय में पूरा हो रहा है तो हम कहेंगे टाइम पीरियड कम हो गया है। तो ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, अगर लेंथ बढ़ रही थी तो पहले फॉर्मूले के अनुसार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता था और टाइम पीरियड बढ़ रहा था। लेंथ बढ़ रही थी, टाइम पीरियड बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ इस केस में अगर लेंथ बढ़े तो टॉर्क बढ़ जाता है, और अगर टॉर्क बढ़ता है तो टाइम पीरियड कम हो जाना चाहिए। अगर लेंथ बढ़े तो टाइम पीरियड कम होना चाहिए। तो क्या पिछले एग्जाम्पल्स की तरह ये दोनों इफेक्ट भी जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और फाइनली हमारे जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर लेंथ बढ़ता है तो टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। अगर मैं लेंथ को डबल करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि इस बॉब को रोटेट करना 4 गुना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर लेंथ डबल हो तो टॉर्क भी दुगना ही होता है, और इसे रोटेट करना दुगना आसान हो जाता है। तो यानी कि जो 4 गुना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है वो जीत जाएगा इस दुगने टॉर्क पे, और फाइनली लेंथ के बढ़ने के कारण टाइम पीरियड हमारा बढ़ जाएगा और इसे रोटेट करना मुश्किल ही हो जाएगा, और इसलिए हमारे पास टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आता है। तो चलो ये तो हो गई लेंथ की बात। अब आप बात करते हैं जी की। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस फॉर्मूले के अनुसार टाइम पीरियड इनवर्सली रिलेटेड है जी से, यानी कि अगर जी बढ़े तो टाइम पीरियड घटनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर जी बढ़ता है तो हमारे पास जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है बॉब के ऊपर वो बढ़ जाएगा, और अगर ग्रेविटी का फोर्स बढ़ जाए यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ गया है। ग्रेविटी का फोर्स ही तो रिस्टोर कर रहा है इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाए तो यानी कि इस बॉल के पास ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज लाना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये बॉल जल्दी जल्दी मोशन करने लगेगा, यानी कि एक चक्कर में जो समय लगेगा अब बॉब को वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यानी कि जी के बढ़ने के कारण टाइम पीरियड घट जाता है। अब इसे तुम टॉर्क के नजरिए से भी देख सकते हो। अगर जी बढ़ता है तो ग्रेविटी का फोर्स बढ़ेगा, और अगर ग्रेविटी का फोर्स बढ़ा तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो भी बढ़ जाएगा। ये देखो टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ जी, जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एफ जी इंटू साइन थीटा। तो अगर ये एफ जी बढ़ता है तो टॉर्क बढ़ेगा, और अगर टॉर्क बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी में बदलाव लाना बहुत ही आसान हो जाएगा और बॉल बहुत ही फास्ट रोटेट करेगी, और एक चक्कर में जो समय लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा। एक चक्कर बहुत ही कम समय में पूरा हो जाएगा। तो इसलिए जी के बढ़ने से टाइम पीरियड घटता है। तो इसे देख के तुम्हें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड की याद आ रही होगी। ये देखो ये स्प्रिंग ब्लॉक और इसका टाइम पीरियड ऐसा कुछ था 2π√m/k, बहुत ही सिमिलर है पेंडुलम के टाइम पीरियड के। यहाँ पे m मतलब कि मास ऑफ द ब्लॉक और k था स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर मैं मास को बढ़ाऊं यानी कि मैंने ब्लॉक की इनर्शिया बढ़ा दी है, इनर्शिया। इसका मतलब कि ब्लॉक को एक्सेलरेट और डिसेलरेट करने में बहुत ही मुश्किल आने वाली थी, ब्लॉक की वेलोसिटी को चेंज करने में बहुत ही मुश्किल आती, और इसका मतलब कि एक पूरा चक्कर काटने में अब ब्लॉक को बहुत ज्यादा समय लगेगा, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे अगर पेंडुलम के केस में देखो
तो अगर मैं एल को बढ़ाऊं तो यानी कि बॉब की इनर्शिया बढ़ जाती है, बॉब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाती है, जिसके कारण बॉब की एंगुलर वेलोसिटी में बदलाव लाने में बहुत ही कठिनाई आती और बॉब एक चक्कर काटने में ज़्यादा समय लगा रहा था और इसलिए टाइम पीरियड बढ़ जा रहा था। वैसे ही अगर मैं के को बढ़ाऊं यानी कि मैंने स्प्रिंग फोर्स को बढ़ा दिया और स्प्रिंग फोर्स ही तो रीस्टोरिंग फोर्स है। अब अगर रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ गया है यानी कि स्प्रिंग बहुत ही ताकत से ब्लॉक को खींचेगी और इसे रीस्टोर करेगी इक्विलिब्रियम की तरफ, यानी कि ब्लॉक बहुत ही जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेगा और टाइम पीरियड घट जाएगा। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली अगर जी की वैल्यू बढ़ती है यानी कि मेरा रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई है, ये हो गया फोर्स, और इसके कारण बॉब जो है बहुत ही जल्दी अपनी मोशन को करेगा, बहुत ही जल्दी रीस्टोर होगा और इसके कारण जो टाइम पीरियड लगेगा एक पूरे चक्कर में वो बहुत ही कम लगेगा। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड और स्प्रिंग ब्लॉक के टाइम पीरियड के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों का टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई रूट ओवर एक इनर्शिया का टर्म डिवाइड बाय एक फोर्स का टर्म। तो यानी कि इसके फॉर्मूले को याद करना बहुत ही आसान हो गया है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। यहाँ स्प्रिंग ब्लॉक के टाइम पीरियड में हमें एम्पलीट्यूड का कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। वैसे ही टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, उसमें भी हमें एम्पलीट्यूड का कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा थीटा मैक्स और यहाँ पे तुम्हें थीटा मैक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो यानी कि टाइम पीरियड पेंडुलम का डिपेंड नहीं करता है कि एम्पलीट्यूड क्या है पेंडुलम का, और ये तभी ट्रू है जब हम एम्पलीट्यूड को बहुत ही छोटा रखें। जब एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो सिंपल पेंडुलम का मोशन को हम अज्यूम कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, और ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, और उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला थीटा मैक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि सिंपल पेंडुलम का मोशन को आसानी से अज्यूम किया जा सकता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जब तक कि थीटा मैक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक छोटा एंगल हो, क्योंकि अगर एंगल बड़ा हो जाएगा तो इस फॉर्मूले से जो तुम्हारा थीटा आएगा या फिर इस फॉर्मूले से जो तुम्हारा टाइम पीरियड आएगा वो प्रैक्टिकल वैल्यू से बहुत ज्यादा अलग होगा, उन दोनों में डिफरेंस होगा। अगर तुम एंगुलर एम्पलीट्यूड को छोटा रखते हो तो उस केस में जो वैल्यूज आती हैं, प्रैक्टिकल वैल्यूज और थियोरेटिकल वैल्यूज, वो दोनों बहुत ही पास होती है, बहुत ही क्लोज होती हैं, इतनी क्लोज कि हम आसानी से सिंपल पेंडुलम के मोशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन मान सकते हैं। तो फिर कितना छोटा होना चाहिए एंगल को, आओ एक बार देख लेते हैं। तो यहां मैंने थोड़ी सी जगह बना ली। तो अगर तुम्हारा थीटा मैक्स दिस इज लेस देन 20 डिग्रीज, तो इस केस में जो एरर आता है, जो एक्चुअल वैल्यूज और प्रैक्टिकल वैल्यूज के बीच में जो एरर आता है वो लेस देन होता है 1%, 1% का ही अंतर होता है इन दोनों के वैल्यूज में। अब अगर तुम्हारा थीटा मैक्स लेस देन 40 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुंच गया तुम्हारा एंगुलर एम्पलीट्यूड, तो उस केस में जो टाइम पीरियड के फॉर्मूले और प्रैक्टिकल टाइम पीरियड जो तुम कैलकुलेट करोगे, घड़ी से नाप के अगर कैलकुलेट करोगे, तो उन दोनों में जो अंतर आएगा वो लेस देन 3% होने वाला है, लेस देन 3%। अब यहीं पे अगर तुम एंगुलर एम्पलीट्यूड को बढ़ा के कर दो 70 डिग्री से कम, तो उस केस में जो एरर आएगा वो लेस देन 10% का होगा, यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यूज और थ्योरेटिकल वैल्यूज के बीच में जो अंतर आएगा वो 10% का अंतर होगा। तो वैसे 10% भी कोई बड़ी नंबर है नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम कितने एरर से खुश हो। तो अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बहुत ही सेंसिटिव है तो उस केस में एंगुलर एम्पलीट्यूड को बहुत ही छोटा रखना, 20 डिग्री से भी कम ही रखना, तो इसलिए जो तुम्हारा एरर आएगा वो बहुत ही कम आएगा और तुम आसानी से अज्यूम कर सकते हो कि इसका मोशन, सिंपल पेंडुलम का मोशन एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, और ये फॉर्मूलेस को आसानी से लगा सकते हो। तो अब एक बार समराइज कर लेते हैं। एक पेंडुलम का मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, और अगर एम्पलीट्यूड छोटा हो तो उस केस में इसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन अज्यूम कर सकते हैं आसानी से, और ये फॉर्मूलेस लगा सकते हैं। इनकी जो वैल्यूज आएगी वो प्रैक्टिकल वैल्यूज के बहुत ज्यादा क्लोज होगी। तो अगर एम्पलीट्यूड छोटा हो तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी, जहां पे L जो है वो पेंडुलम की लंबाई है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि बॉब पे लग रहा है इस प्लैनेट पे या फिर इस सेटअप में।